जस्ट 25 साल का, जस्ट 25 साल का वो लड़का था। एडिक्शन कुछ नहीं, सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन उसको सांस फूलना शुरू हुआ तो सबको पहले ऐसा लगा कि कई बार ऊंचाई वाली जगह पे जाने से सांस फूलने की दिक्कत और वो सब होती है। तो उसको नीचे लाया गया और नॉर्मल रूटीन चेकअप हुआ। फिर भी रूटीन दवाई से और नॉर्मल चेकअप में सब नॉर्मल आने की बावजूद उसका सांस का प्रॉब्लम ठीक नहीं हुआ। तो एक्सरे हुआ। एक्सरे के अंदर लंग्स में कुछ तकलीफ दिखी, ऐसा लगा कि शायद न्यूमोनिया जैसा या कुछ ऐसा पेज जैसा है। इसलिए उसको सीटी स्कैन हुआ। सीटी स्कैन में पता चला कि लंग्स में उसको ट्यूमर है। अभी 25 साल की एज, कोई एडिक्शन नहीं है। वो ट्रैकिंग के लिए जाता है, मतलब उसका फिटनेस भी बहुत अच्छा है, फिर भी उसको कैंसर हुआ। तो फैमिली बहुत टेंशन में आ गई और सबको लगा कि ये क्या प्रॉब्लम आ गई है। जब उनकी फैमिली की हमने हिस्ट्री निकाली, उनसे डिटेल में बात की, तो समझ में आया कि उनके मदर फादर दोनों आईटी कंपनी में काम करते थे और दोनों को एडिक्शन है सिगरेट का। तो वो रेगुलरली सिगरेट लेते हैं। वो पार्टी में जाते हैं, वहां पे भी सिगरेट और दारू वगैरह लेते हैं। बच्चे को भले वो एडिक्शन नहीं था, लेकिन बच्चा ऑलमोस्ट बचपन से ही वो सिगरेट का धुआं, सेकंड हैंड स्मोक जो है वो ले रहा था। मतलब छोटे बच्चे का जो लंग्स होता है वो बहुत नाजुक होता है। उस एज से अगर वो एक्सपोजर हो रहा है तो कितना ज्यादा धुआं उसके शरीर में गया और वो जाके आगे जाके वो कैंसर बना। तो ये बहुत एक समझने वाली बात है कि आप अगर कोई भी स्मोक कर रहा है तो वो सिर्फ उस पर्सन को नुकसान नहीं करता है, उसके फैमिली मेंबर्स को, उसके रिलेटिव्स को, जो भी उसके साथ रह रहा है, उनके फ्रेंड, तो उनको भी वो नुकसान कर सकता है। इसीलिए ये जो एडिक्शन है वो उसको बंद ही करना चाहिए। उसके लिए कोई एक्सक्यूजेस नहीं होता है। कुछ लोग हमें आके ये भी बोलते हैं कि हमारा काम ऐसा है कि जिसमें हमें ये तम्बाकू तो खाना पड़ता है या फिर हमें बीड़ी तो पीना पड़ता है। कुछ ड्राइवर वगैरह बोलते हैं कि हम तो पूरा दिन वो ड्राइवर चलाते गाड़ी चलाते हैं, हम ट्रक चलाते हैं, तो हम ड्राइवर दोस्तों के साथ बैठते हैं, तो कभी कभार तो हमें सिगरेट पीना पड़ता है, दारू पीना पड़ता है। लेकिन ये एक्सक्यूज नहीं है ना। ऐसा कहाँ पे लिखा है कि आप उनके साथ बैठते हो तो आपको कंपलसरी पीना ही चाहिए। उल्टा आपको सबको बताना चाहिए कि मैं तो नहीं ले रहा हूँ, आप भी मत लो, क्योंकि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स बढ़ रहे हैं। और ये अब आप न्यूज़पेपर में भी पढ़ सकते हो, आप गवर्नमेंट की एडवर्टाइजमेंट में भी देख सकते हो कि ये केसेस जो है वो दिन के दिन बढ़ते जा रहे हैं। उसका मेन यही रीजन है कि लोग अच्छे से जो हेल्दी लाइफस्टाइल है उसको फॉलो नहीं करते हैं। तो स्मोकिंग हो गया, सेकंड हैंड स्मोक हो गया, ये दो चीज है जो सबसे खतरनाक रहती है। फिर तीसरा रहता है एक्सपोजर टू कार्सिनोजेंस। मीन्स कि कार्सिनोजेंस मीन्स कि ऐसे तत्व जो शरीर के अंदर जाके कैंसर करते हैं। ठीक है, उसमें आता है ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर। ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर मतलब कि कुछ काम, आप कहाँ पे कहीं पे काम करते हो, जॉब वगैरह पे जाते हो, तो वहां पे कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। उसका एक्सपोजर आपको होता ही रहेगा। जैसे एस्बेस्टोस फैक्ट्री में कुछ काम करते हैं, फिर कुछ इंडस्ट्रीज में आर्सेनिक या क्रोमियम जैसे मेटल यूज होते हैं। फिर डीजल है तो डीजल, कई सारी फैक्ट्रीज में डीजल यूज होता है, तो उसका जो एग्जॉस्ट है उसमें ये भी कई सारे खराब रसायन है वो बाहर निकलते हैं, कई सारे खराब वायु बाहर निकलते हैं, जो कि गाड़ी के धुएं में से भी बाहर निकलते हैं। फिर सिलिका डस्ट हो गया, जो माइनिंग में काम करते हैं वो उसमें सिलिका डस्ट का एक्सपोजर का चांसेस रहते हैं। तो ये सारे जो तत्व है वो ऑक्यूपेशनल कार्सिनोजेंस है। मतलब काम करने वाली जगह पे ये सारे जो कार्सिनोजेंस है, कैंसर करने वाले मेटल्स है, वो वहां पे प्रोड्यूस होते हैं, वो वहां पे वातावरण में मिलते हैं और लोगों की सांस में जाते हैं। सांस में जाने की वजह से लंग डैमेज होना, सांस फूलना, जैसे मैंने बताया वो सीओपीडी कंडीशन, मतलब सांस फूलना, सांस जो लंग्स के फेफड़ा खराब हो जाना, वो सारी चीजें शुरू होती है। लॉन्ग टर्म वो चीज रहती है तो उसमें कई बार कुछ तरह के कैंसर भी हो सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए कि आप जिस जगह पे भी काम करते हो वहां पे धुआं मिट्टी ये सब चीजें अगर उड़ती है तो हर जगह पे वो प्रिकॉशन उसके लिए क्या लेना चाहिए, उसकी एक गाइडलाइन होती है। वो आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या क्या ध्यान रखना है। मास्क पहनना है, खाने से पहले प्रॉपर हैंड वॉश करना है, ताकि वो जो मेटल या कोई भी मिट्टी धुआं जो भी
खराब तत्व है वो आपके पेट में खाने से ना जाए। फिर प्रॉपर केयर किस तरह से करनी है, हाथ पैर मुंह को साफ करके घर पे जाना, बाल अच्छे से साफ करना, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि वो डस्ट है वो बाल में चिपक जाती है। आपने हाथ मुंह अच्छे से धो लिए लेकिन बाल नहीं साफ ठीक से किए, और धुआं, वो जो भी धुआं मिट्टी से उड़ने वाले रज जो है वो बाल के साथ घर पे चले जाते हैं, और वो भी कई बार छोटे छोटे एक्सपोजर बन जाते हैं दूसरे लोगों के लिए भी या फिर आपके लिए भी। तो उसमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, उसका प्रॉपर ट्रेनिंग लेना चाहिए। ऑलमोस्ट सब इंडस्ट्री में अब वो कंफर्म कंपलसरी हो गया है। गवर्नमेंट की तरफ से ये सब इंडस्ट्री में ये चीज भी आ गई है कि वहाँ पे एक डॉक्टर भी होता है, तो आप उनसे भी पूछ के जान सकते हो कि कौन कौन सी चीज की उनको केयर करनी है। आपको अगर थोड़ा सा भी ऐसा लगता है कि खांसी शुरू हो गई है, 10-15 दिन में ठीक नहीं हुई है, तो आप एक्सपर्ट डॉक्टर को मिल लो, उनकी सलाह ले लो, जरूर पड़े तो एक्सरे करवा लो, ताकि अगर कुछ भी प्रॉब्लम शरीर के अंदर शुरू हो रहा है तो हम तुरंत ही उसको रोक सकें। अब कुछ बातें जो ऑलरेडी हमने डिस्कस की इसके बाद की एयर पोल्यूशन और जो लंग की खराब कंडीशन है उसकी वजह से भी कैंसर हो सकता है। फिर आता है पुअर डाइट, मतलब जो खाना हम खाते हैं, जो लाइफस्टाइल है, उसका किस तरह से इम्पैक्ट आता है कोई भी कैंसर के ऊपर या फिर लंग कैंसर के ऊपर। तो जो डाइट है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर हम नॉर्मल रूटीन डाइट की बात करें कि जो जनरली सब लोग बोलते हैं कि ये इस तरह से खाना चाहिए, तो दोपहर के खाने में नॉर्मल रोटी सब्जी चावल दाल, फिर कोई भी कठोल की कोई चीजें होती है, तो ये सब हमारा नॉर्मल डाइट है। लेकिन आजकल जो हमारा ये नॉर्मल डाइट है हम इससे दूर भागते जा रहे हैं, हम वेस्टर्न चीज को अपनाना शुरू कर दिया है हमने तो। बर्गर है पिज्जा है वो सब ज्यादा से ज्यादा हम खा रहे हैं। अभी उस चीज से क्या होता है कि शरीर की इम्यूनिटी डाउन होती है, ये सबसे बड़ा फैक्टर है। शरीर की इम्यूनिटी डाउन हुई तो शरीर के अंदर के कोई भी सेल्स है वो ठीक से काम नहीं कर सकते, उनको जो फ्यूल चाहिए, अभी अपना शरीर एक तरह का मशीन ही है, उसको फ्यूल क्या चाहिए, अच्छा खाना दो, वो उसका फ्यूल है। दूसरा, अगर आप मशीन यूज नहीं करोगे, आप कार है, आप कार को 1 महीने के लिए यूज ही नहीं किया या फिर बाइक को आपने 1 महीने के यूज ही नहीं किया, पड़ा रहा है, तो वो बिगड़ जाएगा, वो स्टार्ट होने में प्रॉब्लम करेगा, उसका इंजन बिगड़ जाएगा, कार्बोनेट बिगड़ जाएगा, वो सब इश्यू शुरू हो जाएगा। तो शरीर ऐसा है कि आप शरीर को यूज नहीं करोगे, उसको अच्छा खाना नहीं दोगे, तो वो भी बिगड़ना शुरू हो जाएगा। तो अच्छा खाना जरूरी है। कई बार ऐसा होता है कि काम की वजह से आप हर रोज अच्छा और बढ़िया खाना नहीं खा सकते, आपको बाहर से मंगवा के खाना पड़े, या फिर कई बार इच्छा हो जाती है कि चलो आप कुछ अच्छा खाते बाहर खाना जाते, तो ओकेशनली ठीक है कि आपने लिया, लेकिन जो रोज रोज की हैबिट है वो शरीर के अंदर की इम्यूनिटी को डाउन कर देते हैं, और इम्यूनिटी डाउन होने की वजह से फिर कई सारे शरीर के अंदर इन्फेक्शन शुरू हो जाते हैं। फिर वो ये सारे एक्सपोजर का रिस्क की वजह से कैंसर होने का रिस्क और वो सब बढ़ जाता है। अभी रिसेंट एक 3-4 दिन पहले ही मैंने एक न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि आईआईटी बॉम्बे ने एक रिसर्च किया है, वो उन्होंने उन 1000 पेशेंट का रिसर्च करके वो डेटा पब्लिश किया कि जिनका खाना अच्छा नहीं है, जिनका वेट बहुत ज्यादा कम है, जो बीएमआई कैलकुलेट करते हैं उसमें बीएमआई 18 से भी कम है या 20 से कम है, ऐसी सिचुएशन के पेशेंट्स को कैंसर या डायबिटीज या दूसरी सारी चीजें होने के रिस्क भी ज्यादा होता है। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो जो बहुत ज्यादा हैवी वेट है उन्हीं को ये सारी बीमारियां होती है। हार्ट का इश्यू या डायबिटीज या कैंसर का इश्यू जो हैवी वेट पेशेंट होते हैं उनको तो रहता ही है, पर ये जो पेशेंट्स है जिनका वेट बहुत कम है उनको भी ये तरह का रिस्क रहता है, और ये उन्होंने साबित किया कि उनको अराउंड 20-30% इतना ज्यादा रहता है। तो अच्छा खाना खाना, वेट को मेंटेन करना, रेगुलर एक्सरसाइज करना, वो शरीर को चलाने के लिए बहुत जरूरी है। ऐसा ही समझो कि ये शरीर मशीन है, और मशीन को काम करने के लिए अच्छा फ्यूल भी मिलना चाहिए, और मशीन को रेगुलरली चालू भी करना चाहिए। पूरा दिन बैठे रहने से एक्सरसाइज ना करने से नहीं होगा। दूसरा, कुछ लोगों को ये भी लगता है कि नहीं मैं रोज काम पे जाता हूँ तो वहां पे चलना हो जाता है मेरा,
जो लेडीज है वो बाहर जो काम करने नहीं जाते, कहीं पे भी जॉब नहीं करते, लेकिन घर का ही काम करती है। तो उनको भी ये लगता है कि हम तो पूरा दिन घर में इतने ज्यादा बिजी रहते हैं, पूरा दिन दौड़ते रहते हैं। सुबह उठ के हम बच्चों का खाना बनाना या हस्बैंड के लिए खाना बनाना, फिर घर का झाड़ू पोछा करना, ये करना वो करना, तो पूरा दिन दौड़ना ही रहता है। हम उनको बैठने का आराम ही नहीं मिलता, तो हम तो इतना काम करते हैं। लेकिन वो सिर्फ एक्सरसाइज में कंसिडर नहीं होता। बात अच्छी है कि चलो आप काम करते हो, आपका शरीर एक्टिव है, वो अच्छी बात है, वो गलत नहीं है, लेकिन उसको आप एक्सरसाइज में कंसिडर नहीं कर सकते। एक्सरसाइज मतलब अपने लिए अलग से वक्त निकालना, जिसमें आप शरीर के अलग अलग भाग की एक्सरसाइज करो, आप योगा करो, आप नी को अच्छा रखने की एक्सरसाइज करो, आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो। वो सब चीजें अलग है। क्योंकि रूटीन जो काम करते हो, वो तो आपका शरीर कई सालों से उसमें सेट हो गया है, तो शरीर को एक्स्ट्रा कोई वर्क नहीं करना पड़ता, वो आपका नॉर्मल बन गया है। शरीर को ट्रेन रखने के लिए आपको वो चीज को बढ़ाते रहना पड़े, ताकि आपका जो फिटनेस है वो मेंटेन है। तो नॉर्मल रूटीन काम को सिर्फ एक्सरसाइज कंसीडर करके कुछ ना करना वो भी सही नहीं है। एक्सरसाइज के लिए अलग से वक्त दो, भले ज्यादा नहीं, आधा घंटा भी इनफ है, जिसमें आपको साइकिलिंग का शौक है तो वो करो, स्विमिंग करो, आप दौड़ने रनिंग करने जा सकते हो। और वो कुछ नहीं करना है तो सिंपल है कि अगर आप फ्लैट में रहते हो तो सीढ़ियाँ चढ़ो, ये सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। ग्राउंड फ्लोर पे जाने का, और फ्लैट की जितनी भी सीढ़ियाँ है वो चढ़ के जाओ। दिन में एक बार भी कर दिया, फिर धीरे धीरे भले आप एक महीने के बाद बढ़ा के 2 बार करो दिन में। ये सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है, जिसमें कैलोरी भी बर्न होगी, शरीर भी एक्टिव रहेगा। आपके नीज घुटनों के लिए सबसे बेस्ट है। जिनको घुटनों का अभी प्रॉब्लम नहीं है, खास करके उनको, उनके लिए बता रहा हूँ। तो वो तरह का एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। ये सब मिला के अच्छे से सब किया, कोई भी एडिक्शन नहीं किया, अच्छा खाना लिया, एक्सरसाइज अच्छे से किया, कुछ भी तकलीफ होता है तो अर्ली जाके डॉक्टर को दिखाया, और काम के जगह पे अच्छे से आपने ध्यान रखा, तो ये सब चीजें अच्छे से करोगे तो सब मिलके अल्टीमेटली आपको हेल्दी रखने में हेल्पफुल रहेगा, और कोई भी तरह के कैंसर से दूर रहने में वो इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है। तो थैंक यू, आप सबने अच्छे से सुना। और आपके अब सवाल कुछ भी हो तो हम सवाल को ले सकते हैं अभी। सर, सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा आपका कि आप इतने बिजी समय में से हमारे लिए समय निकाल के आए और इतनी बहुत सारी जानकारी दी हमें कि कैंसर के क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं कि और सर, इस चीज से बचा जा सकता है क्या? ये सबसे पहले सवाल आता है, तो इसके ऊपर कुछ कहेंगे? यस, इससे बचा जा सकता है। कैसे है, देखो, एडिक्शन वगैरह तो अपने हाथ में है, चलो पोल्यूशन अपने कंट्रोल में नहीं है, या फिर कई बार, जैसे मैंने ऑक्यूपेशन का बोला कि कुछ बार जॉब पे कुछ ऐसे एक्सपोजर होते हैं, वो चलो अपने कंट्रोल में नहीं है। लेकिन एडिक्शन 100% कंट्रोल में है अपने। दूसरा, अच्छा खाना अपने कंट्रोल में है। कई बार मैं पेशेंट को ऐसा बोलता हूँ कि आप फ्रूट्स वगैरह लो, तो वो सोचते हैं कि सेब बहुत महंगे हैं, कि 100 रुपये 150 रुपये किलो है, या फिर दूसरे जो फ्रूट्स है या अच्छी सब्जियां हैं वो बहुत महंगी है, तो नहीं ले सकते, इतना खर्चा नहीं कर सकते। लेकिन वही शख्स दिन का 3 4 सिगरेट पी जाएगा, वो उसमें 40 50 रुपये खर्च कर देगा। तम्बाकू वगैरह लेगा तो उसमें 20 25 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए वो तम्बाकू में खर्च कर देगा। तब ये नहीं सोचेगा कि भी ये 150 200 रुपए का खर्चा हो जाता है। तो अच्छा खाना, एक्सरसाइज और एडिक्शन, वो तीन चीज अपने कंट्रोल में है, वो तो हम कर ही सकते हैं। दूसरा, पोल्यूशन है, तो उसके लिए कहीं पे भी पोल्यूटेड जगह पे जाने से मास्क पहनो। वर्क प्लेस पे आप ध्यान रख सकते हो कि किस तरह से मास्क, ग्लव्स वगैरह का यूज करना है, अच्छे से हाथ साफ करना है खाने से पहले, वो सब ध्यान रखना है। तो 70 80% चीजें, मैं तो कहूँगा 90% चीजें वो अपने कंट्रोल में है। अगर उसको कंट्रोल किया तो कैंसर या कोई भी बीमारी को कंट्रोल करना काफी हद तक पॉसिबल रहता है। जी सर, जी सर, जी सर। मैं सबसे पहले सवाल लेना चाहूंगा कुछ, अगर पॉसिबल यस। है तो। रतन, एक सवाल सर से लेना था मुझे। मैं ले सकता हाँ, हूँ? प्लीज प्लीज सर। डॉक्टर पलक, एक चीज है, आजकल हम लोग बहुत ज्यादा स्क्रीनिंग की बात कर रहे हैं अर्ली डिटेक्शन के लिए। एज ए लेमैन, अगर
कोई स्टेक होल्डर नहीं है उन चीजों का, हम्म लेकिन खतरा तो सभी को है। हम्म। तो थोड़ा सा बताएंगे व्हाट इज स्क्रीनिंग, स्क्रीनिंग क्या होती है, कैसे अप्रोच होता है, कैसे एक लेमैन इस अपने को प्रिवेंट करे स्क्रीनिंग के माध्यम से? स्क्रीनिंग मतलब कैसा है कि सिर्फ रूटीन चेकअप। अगर सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ तो जैसे ब्लड चेकअप हम रूटीनली कई कई लोग करवाते हैं बराबर, कि हीमोग्लोबिन कैसा है और शरीर में प्रोटीन वगैरह सही है नहीं है, लिपिड सही है नहीं है। तो वो चीज़ तो हमारी हो गई वो ब्लड पैरामीटर्स के लिए। अभी कैंसर के लिए स्क्रीनिंग मतलब क्या है कि कैंसर होने से पहले ही उसको ढूंढने के लिए या फिर बहुत छोटा सा है उसको ढूंढने के लिए हम अलग अलग टेस्ट करवाते हैं। अभी स्क्रीनिंग की गाइडलाइन सब बीमारी में अलग अलग है। लंग कैंसर की बात करें तो अभी इंडिया में इतना स्क्रीनिंग शुरू नहीं हुआ है, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज में सिटी स्कैन करते हैं। सिटी स्कैन मतलब सिटी स्कैन में कैसा है कि हम ये सोचते हैं कि उसमें ज्यादा रेडिएशन जाएगा और लंबे टाइम तक बहुत ज्यादा रेडिएशन जाएगा तो उससे भी खतरा है कि कैंसर हो जाए। तो लो डोज सिटी स्कैन करके आता है, मतलब बहुत कम पावर में रेडिएशन दे के वो देखते हैं, क्योंकि मेन पर्पस क्या है कि फेफड़े के अंदर कोई गांठ जैसा है कि नहीं उसको ढूंढने का। तो वो हो गया लंग का सिटी स्कैन। इंडिया में हम क्या करवाते हैं कि जो लोग बहुत सिगरेट वगैरह पीते हैं तो हम ओपीडी में पेशेंट्स को ये समझाते हैं कि आपको इतना ज्यादा एडिक्शन है, आप बंद करो धीरे धीरे। और दूसरा कि आप एक्सरे करवा लो लंग्स की कंडीशन देखने के लिए। हर 6 महीने में एक बार एक्सरे करवा के भी हम ज्यादातर अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई गड़बड़ी हुई कि ना हुई। तो ये एक सिंपल हुआ। फिर हो गया दूसरे तरह का, जैसे वैसा थोड़ी यार बोला है। फिर हो गया दूसरे तरह का कैंसर, जैसे कि फीमेल में बात करें ब्रेस्ट कैंसर की। तो फीमेल में ब्रेस्ट कैंसर सबसे कॉमन है। तो उसमें मेमोग्राफी जो आता है वो एक इम्पोर्टेंट स्क्रीनिंग टूल है। एटलीस्ट 40 साल की एज के बाद हर फीमेल को मेमोग्राफी के लिए जाना चाहिए। फिर अगर फैमिली हिस्ट्री है उनकी, मान लो कि 30 साल की एज है, उनकी मदर को कैंसर हुआ था, अ, तो उस फैमिली स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री की कंडीशन में उनका जो मेमोग्राफी का स्क्रीनिंग है वो हम 25 साल या 30 साल की एज से भी शुरू कर सकते हैं। तो वो हर साल मेमोग्राफी एक बार करने से अगर छोटी सी भी गांठ हुई तो पता चलेगा। अंडाशय का कैंसर है अगर, उसके स्क्रीनिंग के लिए कुछ ब्लड टेस्ट आते हैं। मेल में प्रोस्टेट कैंसर के लिए एक पीएसए करके रिपोर्ट आता है, तो ऐसा बोलते ऐसा रिकमेंडेड है कि 50 साल की एज के बाद साल में एक बार पीएसए का रिपोर्ट करवा लेना चाहिए। क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट स्क्रीनिंग मार्कर है कि अगर पीएसए बढ़ना शुरू हुआ तो चांसेस है अंडरलाइंग कोई कैंसर या प्रोस्टेट रिलेटेड तकलीफ हो। तो ये सब स्क्रीनिंग टेस्ट इस तरह से है। आप किसी भी आप अपने डॉक्टर से मिलके वो समझ सकते हैं कि कौन सी डिसीज में किस तरह से कर। थैंक यू सर। रतन, यू कैन करें on। जी सर, जी सर, जी सर, थैंक यू वेरी मच सर। सर, यूजुअली हमें स्क्रीनिंग हम खुद से कैसे कर सकते हैं, अगर या फिर ऐसा हो कि हमें हम कैसे अंदाजा लगा सकते हैं कि हम हो सकता है या फिर क्या करें? देखो कुछ भी एबनॉर्मल मिलता है ना शरीर के अंदर, आप रूटीन आप नहाते समय भी देख सकते हो। फीमेल पेशेंट को हम ये भी समझाते हैं कि उनके फैमिली मेंबर को सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन समझा दो कि आपको कहीं से भी गांठ जैसा लग रहा है, गले में गांठ हो, बगल में गांठ हो, कहीं पे भी लग रहा है तो उसको इग्नोर मत करो कि ये छोटी सी गांठ है, कुछ नहीं, ठीक हो जाएगा, अपने हिसाब से गोली ले लिया। ऐसा ऐसा नहीं करना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट स्क्रीनिंग का यही है कि कहीं पे भी आपको गांठ जैसा लग रहा है या ऐसा कुछ है तो आप डॉक्टर का कंसल्ट करो। दूसरा कि खांसी के टाइम पे आपको खून निकल रहा है, अभी नॉर्मल सर्दी खांसी सीजन की वजह से हो गई ठीक है, लेकिन उसमें बलगम में खून आना शुरू हुआ तो वो भी एक अलार्मिंग साइन है कि कुछ गड़बड़ है शरीर के अंदर जिसकी वजह से खून आया है। या फिर पेशाब में खून आना, लेटरिन में खून आना, तो वो सब चीजें जो है वो एबनॉर्मल है। पेट में दर्द कंटिन्यूअस एबनॉर्मल तरीके से रहना वो भी एक तरह का अलार्मिंग साइन है। तो सेल्फ एग्जामिनेशन में या तो ये कोई स्वेलिंग वगैरह है वो आता है, और या तो दूसरा आता है कि कहीं पे भी आप कहीं से भी ब्लड वगैरह आता है या फिर ऐसे कोई सिम्टम्स आते हो। बाकी सारे ब्लड रिपोर्ट्स या फिर सीटी स्कैन वगैरह से ही पता चलता है, लेकिन ये हम डायग्नोस कर सकते हैं। हमने कई बार ऐसा देखा है कि पेशेंट को 2-3 महीने से छोटी छोटी तकलीफ थी लेकिन उसने इग्नोर किया, क्यों? क्योंकि उसको लगा ये नॉर्मल है, इसकी कुछ खाने में आ गया होगा इसलिए पेट में दर्द हो रहा है।
या फिर गले में गांठ जैसा है तो सर्दी हो गई थी तो गले में गांठ हो सकती है, ऐसा सोच के कई बार इग्नोर कर जाते हैं और बाद में पता चलता है कि नहीं ये तो कैंसर है या कोई और चीज है। तो स्क्रीनिंग में खुद से जांच करना है तो सिम्टम्स, कुछ भी एबनॉर्मल सिम्टम्स हो उसको सबसे पहले डिटेक्ट करो, उसको समझो, एक्सपर्ट की सलाह लो और फिर उसके हिसाब से आगे बढ़ो। और जो ब्लड रिपोर्ट्स में जैसे बोले पीएसए करके मेल में जो रिपोर्ट आता है वो आप खुद से भी करवा सकते हो, आप हर साल 50 साल की एज के बाद एक बार करवा लो तो प्रोस्टेट कैंसर का ध्यान रख सकते हो। दूसरे भी ट्यूमर मार्कर्स है लेकिन मैं सलाह दूंगा कि वो बाकी के ट्यूमर मार्कर्स हम डॉक्टर्स की सलाह लेके ही वो आप स्क्रीनिंग में करवाओ, क्योंकि वो कैसा है कि वो 100% कंफर्मेटरी नहीं होता है, फिर कई बार ऐसा भी ज्यादा आ जाता है कोई दूसरी चीज की वजह से और आप टेंशन में आ जाते हो कि ये क्यों ज्यादा हो गया, क्या प्रॉब्लम हो गया इसलिए। तो वो भी सही नहीं है बेवजह टेंशन लेना। तो बाकी के जो मार्कर्स है वो एक बार डॉक्टर की सलाह लेके ही रिपोर्ट करवाना चाहिए। बस ये इम्पोर्टेंट है, सिम्टम्स सबसे ज्यादा। मुझे जानना है कि हमारे आसपास मुझे स्क्रीनिंग सेंटर कहाँ से मिल जाएंगे। जनरली अलग से स्क्रीनिंग सेंटर नहीं होते हैं, कुछ एक दो ही जगह पे ऐसा है कि अभी उन्होंने स्पेशल स्क्रीनिंग टेस्ट वगैरह करना है या स्क्रीनिंग ओपीडी स्टार्ट की है। अदरवाइज तो आप कोई भी हॉस्पिटल में जाओ नज़दीक के, इवन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके भी आप बात कर सकते हो कि हमें इस तरह का स्क्रीनिंग करवाना है, कैंसर के लिए जांच करवानी है कि नहीं है, जस्ट प्रिकॉशनरी। तो वो आपको लिख के दे सकते हैं, आपको गाइड कर सकते हैं। इसके लिए कुछ अलग से स्क्रीनिंग सेंटर या कोई हाईफाई जगह पे जाने का ऐसा इसमें नहीं होता। तो मतलब हम कहीं पे भी। रतन आप सवाल ले सकते हो क्योंकि मेरे ख्याल से डॉक्टर भी जी सर, जी सर, सर मैं सवाल ले लेता हूँ। आपके पास। सर, काफी सवाल आए हैं आपके लिए, मैं एक एक करके पूछता हूँ आपसे। अ, यस। पहला सवाल है सर, Vivo V29 ने आप पूछा है कि सर जाइंट सेल ट्यूमर होने का क्या कारण है और आईआर क्या होता है, ये हमारे सर ने पूछा। जाइंट सेल ट्यूमर जनरली बोन में होता है, उसका रीजन स्पेसिफिक नहीं होता। मतलब कैसा है कि वो मल्टी फैक्टोरियल होता है, नॉन एडिक्टिव में भी हो सकता है और कई बार पर तो उसका कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं होता। और आईआर आप कोई रेफरेंस दे सको तो, क्योंकि वो टर्म मुझे भी समझ में नहीं आई कि क्या कहना चाहते हैं। सर, आईआर मुझे लगता है कि शायद इंटरवेंशन इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी के बारे में। रेडियोलॉजिस्ट होगा, हाँ। यस। हाँ, वो स्पेशल रेडियोलॉजिस्ट होते हैं जिन्होंने कोई भी बायोप्सी वगैरह की ट्रेनिंग ली हो। अ, उनका काम है कि कोई डिफिकल्ट जगह से वो बायोप्सी लेते हैं, जैसे जाइंट सेल ट्यूमर अगर कोई ऐसी जगह पे है कि वहाँ पे सिंपल बायोप्सी लेना पॉसिबल नहीं है तो वो सोनोग्राफी या सिटी स्कैन मशीन में देख के स्पेसिफिक जगह से वो बायोप्सी लेने का काम करते हैं। वो स्पेशल ये ये बायोप्सी और उस डायग्नोसिस के डॉक्टर होते हैं। उसके बाद का क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ। जी सर, जी सर, प्लीज। बसंती गुप्ता जी ने पूछा है कि सर काफी लोग बोलते हैं कि डाइट को कम कर दो कैंसर पेशेंट को, क्योंकि वो बोलते हैं कि कैंसर सेल्स जल्दी ग्रो होता है। ओके, अब ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। ये पेशेंट बहुत सारे पेशेंट ये सवाल हमें भी पूछता है। अ, हमारा सिंपल टेक है इसमें कि कैंसर पेशेंट को खाना तो देना ही चाहिए, क्योंकि नॉर्मल जब आप नॉर्मल दवाइयाँ भी करते हैं, कोई भी पैरासीटामोल या ऐसा कुछ भी लिया तो उसमें भी इम्पोर्टेंट होता है कि खाना खाओ। खाना खाओगे तो ही ताकत मिलेगी अच्छे से शरीर को। तो कैंसर पेशेंट को भी खाना देना बहुत जरूरी है। आप उनका खाना इग्नोर नहीं कर सकते, स्टॉप नहीं कर सकते। कैंसर सेल ग्रो ज्यादा कब होते हैं, जब उनको ज्यादा मीठा खाना दिया जाए, ज्यादा ग्लूकोज दिया जाए। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप मीठा बिल्कुल बंद कर दो, क्योंकि अगर मीठा बिल्कुल बंद कर दिया, शरीर को जितना चाहिए उतना भी आप अगर नहीं ले रहे हो, तो भी इंसान का शुगर कम होने की वजह से चक्कर आ जाएंगे और गिर जाएगा। तो कैंसर पेशेंट का खाना बंद नहीं कर सकते, लेकिन उसका खाना जो है वो मॉडिफाई कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। कि खाने में प्रोटीन बढ़ा दिया, आपने मैदा वगैरह कम कर दिया या फिर बिल्कुल बंद कर दिया, तीखी तली हुई चीजें आपने कम कर दी, वो सब आप ध्यान रखो। रिफाइंड चीजें कम कर दो, वो बेटर ऑप्शन है। बंद नहीं कर सकते, कम नहीं कर सकते। ठीक है। जी फिर सर। एक सवाल है,
इंद्रजीत जी का कि सर किसी स्टेट का कैंसर डेटा कहाँ से मिलेगा, मीन्स सोर्स ऑफ डेटा। गवर्नमेंट की एक वेबसाइट है ग्लोबोकॉन करके, आप उस पे जाके डेटा ले सकते हो, उसमें स्टेट वाइज डेटा है। इंडिया में स्टिल वो जो डेटा है उतना ग्रेड नहीं है, क्योंकि सब जगह से रिपोर्टिंग नहीं होता, कई सारे पेशेंट जो है वो कैंसर हॉस्पिटल तक ही नहीं पहुंचते हैं और अपने हिसाब से नज़दीक में कहीं से कुछ भी ट्रीटमेंट लेते रहते हैं। तो वो 100% सही डेटा नहीं है, लेकिन यस, जितने भी पेशेंट कैंसर हॉस्पिटल तक पहुंचते हैं उनका डेटा वहाँ पे मिल जाता है। ग्लोबोकॉन करके एक वेबसाइट है वहाँ से। आप लोगों से अ, अनुरोध है कि डॉक्टर साहब से सिर्फ स्वास्थ्य संबंधी, मेडिकल संबंधी सवाल ही करें। जो ये सवाल के जवाब हम मतलब और तरीके से भी दिए जा सकते हैं, उनके टाइम को आप पूरा उपयोग करें इस तरीके से कि आपको जो तकलीफ है, जो जानना चाहते हैं वो पूछें। थैंक यू। निशांत कुमार जी का मैसेज है कि प्रदीप भगत अल्क पॉजिटिव, करंट ड्रग और लॉरलाटिनिब 100 mg कंटिन्यू। 8 IHC मार्कर पैनल 7 days पहले हुआ था। CK56 नेगेटिव, CK7 पॉजिटिव, इम्प्रेशन सजेस्टिव ऑफ बिलियरी ट्रैक एडिनोकार्सिनोमा। क्या टारगेट 3 years में चेंज भी हो सकता है, प्लीज एडवाइस। जो आपने अल्क पॉजिटिव बोला वो एक NGS का टारगेट मार्कर है, इसके लिए लोरलाटिनिब जो चल रही है। और दूसरा जो आपने IHC मार्कर बोले वो डिफरेंट है। NGS और IHC में काफी फर्क रहता है। इसमें कुछ चीजें जो है वो ठीक से क्लियर नहीं हो पा रही है। जनरली अल्क पॉजिटिव में लोरलाटिनिब जो लंग का कैंसर होता है उसमें देते हैं। आपने जो IHC मार्कर वो भेजे है वो बिलियरी ट्रैक एडिनोकार्सिनोमा, तो क्या ये दूसरा कैंसर है कि पहले वाला ही हुआ है, वो इसमें समझ में नहीं आता, क्योंकि कई बार लोगों को शरीर के अंदर दूसरा कैंसर भी आता है कुछ साल के बाद। पर यस, NGS मार्कर जो है वो चेंज हो सकता है। वो तब पता चलता है कि जब बीमारी एक दवाई पे बढ़ना शुरू हो जाए, कोई नई जगह पे आ जाए और वहां से बायोप्सी करे और बायोप्सी में वो चेंजेस आना पॉसिबल है। ठीक है। फिर है सुरेश चंद्र जी का मैसेज है, सर डूइंग प्री डिपोजिशन लाइक जीनोम टेस्ट इज यूजफुल टू फ्रॉम कैंसर। ये समझ में नहीं आया। सूरज जी, आपको सवाल वापस से डालेंगे तो फिर हम ले पाएंगे। हम्म। पूजा अग्रवाल जी का मैसेज है कि मेसोथेलियोमा लंग कैंसर 2-3 स्टेज कितना क्योरेबल है। सेकंड थर्ड स्टेज में ये क्योर हो सकता है। जनरली इसमें सर्जरी सबसे इम्पोर्टेंट रहता है, और सर्जरी के बाद फिर कीमोथेरापी या इम्यूनोथेरापी या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन देते हैं। तो अच्छा, उन्होंने नीचे लिखा है ये 2 कीमो और 2 इम्यूनोथेरापी हो चुकी है। अ, दूसरे या तीसरे स्टेज का मेसोथेलियोमा हुआ तो वो क्योर हो सकता है। और इवन चौथे स्टेज के भी मेसोथेलियोमा में इम्यूनोथेरापी लेने से 20 से 30% लोग ऐसे होते हैं कि जिनका लाइफ स्पान बहुत अच्छा रहता है, इवन 5-6 साल 7 साल भी एक ही दवाई के ऊपर अच्छे से कंट्रोल में इम्यूनोथेरापी पे रह सकता है। फिर है सवाल, सर फोर्थ स्टेज में क्या कीमो ही दे सकते हैं, ओनली व्हाट इज द चांस ऑफ रिकवरी। तो ये डिपेंड करता है कि कौन से साइट का कैंसर, मतलब कौन सी जगह का कैंसर है, उसके हिसाब से फोर्थ स्टेज में होता है। सब कैंसर में अलग अलग होता है। अगर लंग कैंसर है तो फोर्थ स्टेज में बहुत सारे टारगेट के ट्रीटमेंट के ऑप्शन है, इम्यूनोथेरापी के ऑप्शन है। तो उसमें बहुत अच्छी रिकवरी आ सकती है लंबे टाइम तक। इवन मैंने कई सारे ऐसे पेशेंट भी देखे हैं कि वो स्टेज 4 लंग कैंसर में भी 8-10 साल से अच्छे से जी रहे हो, अपना काम कर रहे हो और दवाई भी चल रही है उनकी। तो कौन सा बीमारी है, कौन से टाइप का है, कौन सी दवाई चल रही है, उसको जाने बिना ये कहना है कि रिकवरी का चांसेस क्या है, वो डिफिकल्ट है। सर, एक सवाल है। अगर पेशेंट को टॉयलेट नहीं हो रहा है तो कौन सी दवा हम्म। देने पर साफ हो जाएगा? अ, एक डुफालेक या क्रीमाफिन करके मेडिसिन आता है, वो लेने से भी ठीक हो सकता है। लेकिन टॉयलेट साफ क्यों नहीं आ रहा है वो भी अगेन इम्पोर्टेंट है। कॉन्स्टिपेशन का रीजन जानना है। कई बार कीमोथेरेपी की वजह से कॉन्स्टिपेशन रह सकता है। अगर उससे है तो आप नॉर्मल इसबगुल भी ले सकते हैं, या फिर क्रीमाफिन या डुफालेक लिया तो उससे ठीक हो जाता है। लेकिन कई बार अतड़ी का ही कैंसर है जिसमें कहीं पे भी
चॉकअप हो गया है, वो ठीक से उसकी वजह से स्टूल पास नहीं हो रहा, तो फिर एक बार एक्सपर्ट डॉक्टर का सलाह लेना चाहिए और उसके हिसाब से फिर वहाँ पे कोई सपोजिटरी रखने की जरूरत है, कोई डेल्कोलेक्स या ऐसा कोई रखने की जरूरत है कि नहीं, वो डिसाइड हो सकता है। जी सर, सूरज चंद्र जी का सवाल आ गया, एक बार चेक। यस, genome test by biohacking metabolic profile test can be useful to prevent from cancer। ये एक मेटाबॉलिक प्रोफाइल टेस्ट है, ये कैंसर को प्रिवेंट करने में हेल्पफुल नहीं करते, लेकिन उसमें कुछ पैरामीटर्स ऐसे हैं कि जिसकी वजह से वो कैंसर जानने का होने का रिस्क किस्सा है वो बता सकता है, लेकिन ये इसका अभी इतना ज्यादा डेटा नहीं है। हम अभी रिकमेंड नहीं करते पेशेंट को ये टेस्ट के लिए, क्योंकि इसका इतना अच्छा डेटा नहीं है और ये नहीं पता कि वो सच में आगे जाके हेल्पफुल होगा कि नहीं होगा। तो ये टेस्ट अभी के लिए रिकमेंडेड नहीं है, उससे बेटर है कि आप स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए जाओ। जो भी अभी जिसका उपयोग है वो जस्टिफाई हो चुका है, लोग उपयोग कर रहे हैं, उसका बेनिफिट भी हो रहा है, जो उसका इस्तेमाल करना बेटर ऑप्शन है। सर ये जय रशियन अग्रवाल जी का। सर यस। एक ये रशियन वैक्सीन का फंडा क्या है कि बहुत बोल रहा जा रहा है कि रशियन वैक्सीन आई है। सर ये कितना ट्रुथ है और कितना फेक है? अभी ट्रूथ बताना तो वो बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि उन लोगों ने भी डेटा नहीं रिलीज किया, उन्होंने सिर्फ यही बताया कि इफेक्टिव है, 99% इफेक्टिव है, और ऐसा भी डेटा उन्होंने नहीं रिवील किया है कि वो कौन सा कैंसर पेशेंट को उन्होंने दिया है। तो अभी से कहना तो बहुत डिफिकल्ट है, बहुत प्राइमरी स्टेज में है, लेकिन यस बहुत सारी वैक्सीन की ट्रायल चल रही है। होपफुली हो सकता है कि 2-3 साल 5 साल में हमें बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिले। तो अभी के लिए वो नहीं है, जब तक वो उसका डेटा नहीं आता, कौन से पेशेंट को दिया, कौन सी कंडीशन में दिया, उसका क्या रिजल्ट आया, क्या साइड इफेक्ट हुए, एक भी डेटा उन्होंने नहीं दिया। तो ये अभी से कहना तो कुछ भी जस्टिफाई नहीं है, तो उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि अभी वो आया ही नहीं है, मार्केट में ही नहीं है कहीं पे भी। सर बस एक लास्ट सवाल और हम इसे सेशन को एंड करेंगे। सर इम्यूनोथेरेपी जो कहा जाता है वो क्या कंटिन्यू चलता है? उसके साथ जो दवा केमोथेरेपी है वो क्या कंटिन्यू चलता है? इम्यूनोथेरेपी जनरली कैसा है कि कुछ स्पेसिफिक मार्कर के हिसाब से देते हैं, जो PDL1 है या MSI है, सबके मार्कर के हिसाब से इम्यूनोथेरेपी देते हैं। तो मान लो कि कीमो प्लस इम्यूनोथेरेपी स्टार्ट किया है, तो हम 3 या 4 साइकिल के बाद CT स्कैन पेट स्कैन करवा के देखते हैं कि कितना रिस्पॉन्स आया है। अगर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है तो कुछ टाइम के बाद हम कीमोथेरेपी बंद कर सकते हैं और इम्यूनोथेरेपी को कंटिन्यू कर सकते हैं। अभी के जो रिसेंट डेटा है उसके हिसाब से इम्यूनोथेरेपी मैक्सिमम 2 साल तक हम दे सकते हैं। अभी बाद में क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि उसके बाद इस तरह से माना जाता है, जो रिपोर्ट है, ब्लड रिपोर्ट या सब जितनी भी जांच हुई है उसके हिसाब से, कि शरीर के अंदर के सेल्स ही इतने ट्रेन हो जाते हैं कि वो कैंसर सेल को मारने का काम शुरू कर देते हैं। तो उसके बाद हमने दवाई नहीं भी दी, फिर भी वो कैंसर को रोकने में और स्प्रेड होने में हेल्पफुल होता है। तो इम्यूनोथेरेपी जनरली अभी के लिए तो 2 साल के लिए ही मैक्सिमम दिया जाता है। अ, अभी उसके बाद ना देने की बाद मैंने आज तक एक भी पेशेंट नहीं देखा कि मैंने 2 साल पे इम्यूनोथेरेपी बंद कर दिया हो और उसको 2-3 साल में बीमारी वापस आ गई हो। तो ये एक अच्छी बात है, और ऐसे इतने सारे केसेस कोई कहीं पर भी पब्लिश भी नहीं हुए, कहीं बात भी नहीं हुई है कि इम्यूनोथेरेपी स्टॉप करने के बाद बीमारी वापस आ गई हो। तो अ, अभी के मुकाबले 2 साल मैक्सिमम देना चाहिए। जरूरी नहीं है उसके साथ कीमो कंटिन्यू करो ही, लेकिन यस कई बार जैसे किडनी का कैंसर हो गया तो उसमें टारगेट की गोली ही होती है, कीमोथेरेपी नहीं होती। तो ऐसी सिचुएशन में कीमो प्लस वो गोली हम दोनों वो साथ में कंटिन्यू करते हैं। लेकिन लंग कैंसर में इम्यूनोथेरेपी दे रहे हैं तो 4 या 6 साइकिल के बाद कीमो बंद कर देते हैं और सिर्फ इम्यूनो कंटिन्यू रखते हैं। जी सर, लास्ट लास्ट 2 क्वेश्चंस हम ले लेंगे। एक तो नॉर्मल Yes. सा सवाल है कि क्या लंग कैंसर पेशेंट्स ज्यादा समय के लिए सो सकते हैं इन अ डे टाइम, और या फिर सोना सही है, लॉजिकल है या इलॉजिकल है? और दूसरा सवाल यह है कि एक पेशेंट है जिनका लॉला 25 mg चल रहा है, फोर्थ हम्म। स्टेज है, लास्ट 20 डेज से टंग का टेस्ट चला गया है। टंग के टेस्ट वापस लाने के लिए क्या कर सकते हैं? तो जो सोने का बात आपने बोला, आप सो तो सकते हैं, उसमें ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन सब चीज की लिमिट होती है। अगर वो चल फिर रहे हैं, नॉर्मल काम कर रहे हैं अपना, तो फिर एक्स्ट्रा नींद मॉर्निंग में करना है। उससे बेटर है कि रात का नींद अच्छे से लो, 8-10 घंटे की भले आप अच्छे से नींद ले लो और दिन में काम करो, क्योंकि
जैसे हमने आज के जो टॉपिक में डिस्कस किया कि एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, काम करना इंपॉर्टेंट है, वो हेल्दी शरीर के लिए और हेल्दी माइंड के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सिर्फ सोने से फिर दूसरी प्रॉब्लम होगी। मैंने ऐसे भी पेशेंट देखे कि पूरा दिन वो आराम करते रहते, सोते रहते और फिर सोचते रहते कि ये ठीक होगा नहीं होगा, उनकी लाइफ क्या रहेगी, फैमिली में क्या होगा। तो उसकी वजह से फिर डिप्रेशन आता है और दूसरे प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो मैं ये सलाह दूंगा कि जो हमारा नेचुरल वे है, जो बचपन से जिसको हम रूटीन फॉलो करते आ रहे हैं, जो शरीर के लिए इम्पोर्टेंट है कि रात में सोना, दिन में काम करना, शरीर एक्टिव रखना, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और दूसरा जो 2 मंथ से लोला टेनिप चल रही है, लोला टेनिप की वजह से कई बार कुछ लोगों को मुंह का टेस्ट चला जाता है, ऐसा हो सकता है। अभी उसका कोई दवाई नहीं है। खाना पसंद आए ना आए, आपको खाना जरूरी है, वो इम्पोर्टेंट है। ज्यादातर केस में लोला टिनी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करती है। तो सिर्फ टेस्ट चला जाने की वजह से आप अगर दवाई बंद कर दो या कम कर दो, ऐसा मत करना। आप डॉक्टर से एक बार मिल लेना। पर टेस्ट का जनरली कोई सॉल्यूशन नहीं है। टेस्ट गया तो वो धीरे धीरे करके 2-3 महीने, 3-4 महीने में लोगों को आ जाता है कि शरीर एक बार ट्रेन हो जाता है और फिर नॉर्मल हो जाता है। उसका कोई स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं है। जी सर, जी सर, थैंक यू अंबर सर, कुछ सवाल है और, या फिर हमने सारे एक सवाल मैं कर एक लिए? एक लास्ट सवाल है ठीक है। किन्हीं का, वो ले ही लो। यस, लिखा है कि उनकी मम्मी को फर्स्ट कीमो में तो नहीं, बट सेकंड कीमो में नींद बहुत आ रही है, तो क्या साइड इफेक्ट्स है कीमो क्या? कई बार ऐसा होता है कि फर्स्ट कीमो या सेकंड कीमो में कुछ साइड इफेक्ट्स बहुत हुई हो, जिनकी वजह से उनकी नींद ही पूरी ना हुई है। तो कई बार पेशेंट्स को जैसे ही वो रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है, खास करके लंग कैंसर पेशेंट को, तो वो सबसे पहले, थका हुआ शरीर सबसे पहले काम करता है नींद कंप्लीट करना। तो उसकी वजह से भी नींद आ सकती है। दूसरा, ऐसा भी हो सकता है कि कीमो के बाद कुछ मेडिसिन देते हैं, ओलनजेपन करके एक मेडिसिन जो काम करती है वॉमिटिंग कम करने के लिए कीमो के पेशेंट को। तो ऐसी सिचुएशन में उस गोली की वजह, साइड इफेक्ट की वजह से भी नींद ज्यादा आती है, ऐसा भी हो सकता है। तो आप डॉक्टर से एक बार कंफर्म कर लो कि वो मेडिसिन नहीं चल रही है ना, जिसकी वजह से वो हो। टेग्रिसो मेडिसिन की यानी अल्टरनेटिव मेडिसिन नहीं है, अभी कुछ नहीं है। ओसिमेटिनिब ब्रांडेड, मतलब एक ही कंपनी बनाती है, अभी उसका जेनरिक वर्जन नहीं आया है। सर ठीक है एक, फिर। जी सर, जी सर, सर एक लास्ट, में इसके बाद सवाल नहीं करूंगा। ये हम यस। बहुत सारे जो मेडिसिन है हमारे, उनके जो डुप्लीकेट वर्जन है जो इंडिया मार्ट पे मिल जाते हैं, या फिर हम आयुर्वेदिक की तरफ चले जाते हैं, इन दोनों पे प्रकाश डालिए ना, क्या हमें ये चीजें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? जो अल्टरनेट वर्जन जो है मेडिसिन के, अभी जो गवर्नमेंट रेगुलेटेड जेनरिक मेडिसिन है कोई भी कंपनी की, वो तो सही है। मान लो कि जैसे इन्होंने टेग्रिसो का पूछा था, ओसिमेटिन अभी पेटेंटेड ड्रग है तो उसका नहीं आया है मार्केट में। तो मान लो 2 साल 3 साल में जब उसका पेटेंट कंप्लीट होगा और मार्केट में जेनरिक दवाई आ जाएगी, तो वो दवाई गवर्नमेंट रेगुलेटेड होती है, तो उसमें आप ओरिजिनल ना लेके जेनरिक ले सकते हो। फायदा ये है कि वो कॉस्ट इफेक्टिव होती है, उसका खर्चा कम होता है और उसका जो रिस्पॉन्स है वो लार्जली सिमिलर ही होता है। अ, अभी टेग्रिसो का भी अल्टरनेटिव ऑप्शन कुछ बांग्लादेशी मेडिसिन और वो स्मगल करके इंडिया में मिलती है, बहुत सारे पेशेंट वो यूज करते हैं। प्रॉब्लम ये है उसका कि वो रेगुलेटेड नहीं है। मतलब वो कुछ पेशेंट को फायदा कर जाती है, किसी को नहीं करती है। और उसमें साइड इफेक्ट्स भी बहुत सारा होता है, तो जनरली वो रिकमेंडेड नहीं है। हम किसी को वो सलाह नहीं देते कि आप वो वर्जन यूज करो। वो सस्ता बहुत होता है। वो लाख रुपए की दवाई भी आपको 10,000 में शायद मिल जाएगी। लेकिन फायदा किया तो किया, नहीं तो कुछ लोगों को बिल्कुल फायदा नहीं किया, तो वो जो फायदा होने का जो टाइम पीरियड होता है वो भी चला जाता है, बीमारी भी बढ़ जाती है, तकलीफ भी बढ़ जाती है। तो वो नहीं करना चाहिए। गवर्नमेंट रेगुलेटेड आप जेनरिक दवाई लो, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा है कि आयुर्वेदिक मेडिसिन, अभी आयुर्वेदिक मेडिसिन का सिर्फ एक ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि उसके डेटा नहीं है। अभी हमारी जो भी ट्रीटमेंट चल रही है वो डेटा के बेस पर चल रही है। कि कुछ सारे पेशेंट्स को दिया, क्लिनिकल ट्रायल्स हुआ, अच्छा रिस्पॉन्स आया, तो वो दवाई मार्केट में आती है। इंडिया में आयुर्वेदिक मेडिसिन इतना रेगुलेटेड नहीं है, तो बहुत सारे पेशेंट्स ने वो लिया हुआ है। ऐसा भी नहीं है, जिनका डेटा भी नहीं है कि उनको फायदा हुआ कि नहीं हुआ। तो मेरे लिए वो कहना कि वो फायदा किए करेगा कि नहीं, वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसके लिए फिर आप आयुर्वेदिक डॉक्टर से ही एक बार पूछ के समझ सकते हो कि क्या
उनके क्या डेटा है, जर्नल में पब्लिश हुए, इंटरनेशनल रिकग्नाइज है नहीं है, गवर्नमेंट रेगुलेटेड है कि नहीं है, क्योंकि कुछ लोग आयुर्वेद के नाम पे कुछ भी दे देते हैं। तो आयुर्वेदिक मेडिसिन में भी गवर्नमेंट रेगुलेशन है, उनके भी स्टैंडर्डाइजेशन है। तो वो सब एक बार चेक करके आगे बढ़ना चाहिए। जी सर, जी सर, जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने अपना कीमती समय दिया और अब पूरा सेशन ही आपने ले लिया था, और सारी चीजें आपने बहुत तरीके से अच्छे से बताई। और सेशन में बहुत सारी परेशानियां, इसके बावजूद आपने काफी पेशेंस लिया, हमारे सारे पेशेंट्स के सवालों का जवाब दिया। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अंबर सर, क्या हम सेशन एंड कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल। बिल्कुल। तो मैं सेशन एंड करने के लिए बुलाना चाहूंगा हमारे अशोक सर को। अशोक सर, प्लीज मंच पे आए। जी सर। नमस्कार। अ, डॉक्टर पलक को बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने सारे कारण को एक्सप्लोर किया है, बताया है कि कैसे लंग कैंसर हो सकता है, कैसे अवॉइड किया जा सकता है। साथ ही जैसे हमारे ऐसे लोग जो कुछ भी सिगरेट नहीं पीते हैं, दारू नहीं पीते हैं, उनको भी हो गया है। तो ये तो पता चल गया कि इन्वायरमेंट भी इसका दोषी है, हमारा उसमें दोष नहीं था। इसी तरह बाकी लोगों को भी पता चला होगा कि जो उनको हो जाता है उनमें कोई इस तरह के हैबिट्स नहीं है, तो कैसे हो गए। हमारे पास एक क्वेश्चन बार बार आता था कि भाई मुझे क्यों हो गया, मैंने तो कुछ गलत ये ऐसा चीज किया नहीं। तो आज इन्होंने बहुत चीजों को खुलासा किया है और बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां भी दी है। थैंक यू, हमारी टीम को भी थैंक यू, लंग कैंसर टीम को थैंक यू इस तरह के ऑर्गेनाइज करने के लिए। ठीक है, मैं बाकी अभी बंद करता हूँ, इससे ज्यादा मैं नहीं बोल रहा हूँ। धन्यवाद। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो हम इसी सब्जेक्ट के साथ वापस दोबारा फिर मिलेंगे इसी मंच पे अगले गुजरात मीटिंग में। तब तक के लिए नमस्ते, आदाब, शुक्रिया, शबा खैर, सायोनारा। फिर मिलेंगे नए सब्जेक्ट के साथ, नए धन्यवाद। लोगों के साथ। धन्यवाद। थैंक यू।